जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टूडियो कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। कहते हैं कि मनुष्य को भोजन के बिना कुछ हफ्तों तक, पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना यानी कि वायु के बिना जीवन असंभव है। हवा जो है वो पर्यावरण के लिए, सब मनुष्य के लिए, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी सामने निकल करके आई है वो और चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे जो राज्य है वहां पर जो ईंट भट्टे हैं, वो जो ईंट भट्टे हैं लगातार प्रदूषण उगल रहे हैं। और सबसे खास बात है कि पर्यावरण विभाग से उन्हें पॉल्यूशन के लिए उन्हें अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है वो भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो ईंट भट्टे लगातार चल रहे हैं। इसी के तहत एनजीटी में भी ईसी एक प्रमाण पत्र होता है, वो भी ईंट भट्टों को लेना पड़ता है, पर वो जो ईंट भट्टे हैं बिना प्रमाण पत्र के ही चल रहे हैं। इसके साथ साथ सूचना अधिकार कानून से एक और जानकारी सामने निकल के आई कि हर ईंट भट्टे के लिए एक मानक तय कर दिया गया है कि उसकी चिमनी की जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो गांव यानी कि जो रिहायशी इलाका है उससे वो कितनी दूर होगा। इसके साथ साथ आसपास कोई जंगल, कोई वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो ना होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और मानक तय किए गए हैं, लेकिन सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी निकल के आई है कि बिना मानक के ही ईंट भट्टे लगातार चल रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ WHO की रिपोर्ट पिछले सप्ताह आई है, वो भी काफी चौंकाने वाली है। हम इसी विषय पर बात करेंगे कि वायु प्रदूषण पर हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं, क्या हमारी आपकी जागरूकता से वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सीके वार्ष्णेय साहब है, जाने माने देश के पर्यावरणविद हैं। तो सीके वार्ष्णेय साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं मुकुल कौशिक हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। मुकुल जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे मेहमान हैं असीम टकियार, जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता हैं और जनहित के मुद्दों पर आरटीआई लगाकर सूचनाएं सामने निकालते रहते हैं। तो आपका असीम जी भी स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी आई है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जो ईंट भट्टे हैं वो बिना अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है जिनको एनओसी लेना होता है पर्यावरण विभाग से, उसके बावजूद वो लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो मानक तय है ईंट भट्टे के वो क्या है। पेश है रिपोर्ट। हवा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लगातार गिरते पर्यावरण ने जनजीवन और प्रकृति पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। ये देश शतायु यानी कि 100 वर्ष तक जीवन जीने वाले लोगों का देश था। यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा, शुद्ध हवा और स्वास्थ्य वर्धक पर्यावरण था, पर आज वही पर्यावरण अशुद्ध हवाओं से भर गया। वायु प्रदूषण पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे ईंट भट्टे हैं जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से एनओसी नहीं मिला, फिर भी ईंट भट्टों की चिमनियां लगातार प्रदूषित धुआं फैला रही हैं। इसके साथ ही आरटीआई से भी पता चला कि ईंट भट्टों के लिए जो मानक है उनका भी पालन नहीं किया जाता। ईंट भट्टों के नियम और सूचना अधिकार कानून, आबादी से 1 किलोमीटर दूर ही ईंट भट्टा लगाया जा सकता है। बाग या जंगल से 800 मीटर की दूरी पर हुई ईंट भट्टा, एक भट्टे से दूसरे भट्टे की दूरी कम से कम 800 मीटर होनी चाहिए। मानक के अनुसार हो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी में प्रदूषण रोधक जाली लगी हो, सरकार द्वारा जारी कोयले का ही प्रयोग किया जा सकता है। पर अफसोस ये नियम कागजों पर ही सिमट के रह गए हैं। राज्य सरकारें और जिला प्रशासन को सब कुछ पता है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। ईंट भट्टों के मालिकों की मिलीभगत के चलते चिमनियां लगातार धुआं उगल रही हैं। इसका खुलासा सूचना अधिकार कानून से आए जवाब ने कर दिया है। अब एक नजर डालते हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1981 क्या कहता है। राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना, औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से एनओसी लेना, वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना, प्रदूषण की जांच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार, अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार, प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार। प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए इको फ्रेंडली भट्टे के निर्माण को और प्रोत्साहन देने की बात हो रही है।
इसके लिए बनारस में स्थापित भट्टों को आदर्श माना गया है। इको फ्रेंडली ईंट भट्टों से प्रदूषण नहीं फैलता। वायु प्रदूषण में दुनिया के 20 बड़े शहरों में 13 शहर भारत के हैं। हमारी आपकी जागरूकता से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लगातार वृक्षारोपण, कम संसाधनों का प्रयोग शुद्ध हवा को बढ़ाने में कारगर होगा। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में साफ है कि जो ईंट भट्टे हैं वो बिना एनओसी के ही चल रहे हैं और प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले असीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हरियाणा में आरटीआई लगाते रहते हैं, सूचनाएं सामने निकालते रहते हैं, वहां पर जो ईंट भट्टे हैं उनके क्या हालात हैं? क्या वहां भी लगातार प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? ऐसे जी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने तय की हैं, कोई भी उसको कंप्लाई नहीं कर रहा। ये सिर्फ पेपर्स में ही है। कहाँ से उनके पास कोयला आता है, किसी का, मैंने कई आरटीआई डाली, मैंने कोल इंडिया से भी पूछा भी कोयला कहाँ से इनको उपलब्ध कराया जाता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई कोयले का सोर्स क्या है, उनके पास भी कोई इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अब कोयला इसके बिना तो भट्टे काम कर नहीं सकते। अब वो करते क्या है कि कुछ कोयला लेते हैं, कुछ लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी कहाँ से आती है? वो जंगलों से आती है। और फिर सबसे बात यह है कि पोल्यूशन की इतनी बुरी हालत है, आप कुछ इलाकों में तो आप जा भी नहीं सकते हैं। तो अब इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनजीटी को कुछ इसकी कार्रवाई, सुओ मोटो कुछ कार्रवाई लेनी चाहिए, इसका थोड़ी इस कार्रवाई करनी चाहिए। इस चीज की बहुत जरूरी आवश्यकता है। सीके वार्षिक साहब, जो पर्यावरण विभाग है, केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, वही वायु प्रदूषण को कंट्रोल करता है और राज्य सरकार से एक समन्वय, एक तालमेल बिठा के रखता है कि कहीं पर कोई औद्योगिक इकाई लग रही है तो उस पर नजर रखता है। तो क्या लगता है कि आपको तालमेल की कमी है? कंसेंट फॉर ऑपरेशन। अच्छा, ये ऑपरेशन करने से पहले लेनी पड़ेगी और उसके बाद में जो वहाँ की लोकल जिला परिषद है उससे भी उनको एक अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बिना वो लगा नहीं सकते। इसके साथ साथ वो कहाँ पे लग सकते हैं और कहाँ पे नहीं लग सकते हैं उसके बारे में भी बड़े लंबे तरीके से और अब बड़े साफ तरीके से नियम बने हुए हैं। जैसे कि अगर कोई टाउन एरिया है तो उसके 5 किलोमीटर के नज़दीक वो भट्टा नहीं लग सकता है। और जैसा कि आपने बताया अपने शुरू के जो आपके रिमार्क्स थे कि उसमें अगर कोई वन जन्य अभ्यारण्य है तो वहां पे भी नहीं लग सकते हैं। उसके बाद में अगर रेल की पटरी है तो उससे भी 500 मीटर दूर होने चाहिए। उसके बाद में 2 अगर भट्टे लग रहे हैं तो उनके बीच में भी एक खास किस्म का डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरीके से हर तरीके से उसको स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन ये तो जब काम करेगा जबकि वो प्रॉपर कानून के तरीके से अप्लाई करेंगे और अनुमति मांगेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे भट्टे तो अनऑथराइज्ड होते हैं, तो इसलिए उनके जो ईंधन जलता है उसके बारे में भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कोयला जला रहे हैं या जंगल की लकड़ी काट के लगाते हैं या फिर और प्लास्टिक और ऐसी वस्तुएं जलाते हैं जिससे कि बहुत सारे खतरनाक पोल्यूशन निकलते हैं, जैसे बेंजोपायरीन और दूसरे तरह के और ऐसे तत्व जिससे कि जो कि कैंसर वगैरह प्रदूषित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि इनके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से एक अंकुश होना चाहिए। इनकी चिमनी के बारे में भी एक नियम है कि अगर 15,000 प्रति दिन मिट्टी से ईंटें बनती हैं तो उसकी चिमनी जो है वो करीब 27 मीटर ऊंची होनी चाहिए या 22 मीटर होनी चाहिए। 15,000 से 30,000 है तो 27 मीटर ऊंची होनी चाहिए। और अगर 30,000 से ज्यादा ईंटें बनती हैं प्रतिदिन तो उसकी चिमनी 30 मीटर ऊंची होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें यह भी है कि जो बीच के अंदर जो खाई होती है जिसके अंदर ईंटें रखी जाती है, जिसको टेंच कहते हैं, तो उसका जो कितना बड़ा साइज होगा उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि कितनी बड़ी चिमनी होनी चाहिए। तो वहां पे चिमनी नहीं होती है तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण वहीं का वहीं रुकता है। और उसके साथ साथ जो सर्दी के जब दिन आते हैं तब आपने देखा होगा सारा हमारा आकाश और वायुमंडल आच्छादित हो जाता है। तो उसके अंदर से एक तो बात यह है कि जो जलने की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो इसलिए पूरी तरीके से वो ईंधन जलता नहीं है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के पार्टिकल्स इन सब की मात्रा बहुत अधिक होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत निकलती है। तो इन सब को देखते हुए वो एक पोल्यूशन के मुख्य सोर्स बन जाते हैं। सोर्स बन जाते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर मुकुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आम इंसान जो है वो दिन भर में अगर सबसे ज्यादा 80% वो वायु लेता है, 24 घंटे में 22,000 बार एक व्यक्ति सांस लेता है। लेकिन अगर वही हवा, वही वायु अगर प्रदूषित रहेगी तो उसका आपको क्या लगता है स्वास्थ्य पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं जानने का हक का जो आज विषय आपने लिया है इसका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जो प्रदूषण है आजकल के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि हमारी जीवन शैली।
और आपका जो सवाल है उसका उत्तर देते हुए मैं ये कहता हूँ कि जो जिस तरह से माननीय मेरे जो सहयोगी उन्होंने बताया कि प्रदूषण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषाणु मौजूद हैं वो काफ़ी हद तक हमारे छाती में और हमारे फेफड़ों में रोग पैदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुछ तरह के रोग हैं जिनको कि हम एंथ्राकोसिस, सिलिकोसिस, इनको हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं या ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीजेस बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं। कई बार देखा गया है कि प्रदूषण होने से ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी होती है, कई लोगों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या ब्रोंकियल अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं से यही जो जैसा कि हम जानते हैं कि फेफड़े और हृदय आपस में इन दोनों का एक तालमेल है, तो फेफड़ों का इसमें इन्वॉल्व होना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हार्ट के ऊपर भी असर डालता है। और इस वजह से काफ़ी हद तक इनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जिसको वो भी काफ़ी प्रभावित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, लेकिन अगर इस तरह के कीटाणु जो जिस तरह के पदार्थ प्रदूषण में पाए जाते हैं, ये हम अगर इनहेल करें या इनको हम ग्रहण करेंगे, इनको हम अगर अपने अंदर लेंगे तो ये निश्चित तौर पे हमारे फेफड़ों को काफ़ी सीमा तक नुकसान पहुंचाएंगे। असीम टकैत जी, देखा गया है कि इस मामले को लेकर अलग अलग राज्यों ने, राज्य में जो उच्च हाईकोर्ट है उन्होंने निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुधार होता दिख नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों की कमी है, जिला जो प्रशासन है उनकी मिली भगत के चलते, जो ईंट भट्टे के मालिक हैं उनकी मिली भगत के चलते ईंट भट्टे लगातार चलते रहते हैं और वायु को प्रदूषित करते रहते हैं? देखो जी, ये इसमें तो मेन विल पावर की कमी है। अब आप झज्जर साइड में जाइए, इतने भट्टे बने हुए हैं, जो चिमनी है उस पर उन्होंने भगवान की या हनुमान जी की, शिव जी की मूर्तियां लगाई हुई हैं। अब कुछ समय पहले की बात है तो उन्होंने कुछ भट्टे वालों को नोटिस भी दिया, और वो जब तोड़ने का टाइम आया तो वहाँ पे 150 आदमी इकट्ठे हो गए कि भाई यहाँ पे तो आप, ये मंदिर है हमारा, यहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात है, मैंने RTI से ये पता किया, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हमारे गुड़गांव में है, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अंडर आती है हरियाणा गवर्नमेंट में। मैंने उनसे पूछा कि पिछले 3 सालों में आपने कितने पोल्यूशन के चालान किए हैं व्हीकल्स के, चाहे जिसके अंदर स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4, जो भी जो प्रमाणित गाड़ियों के। उन्होंने कहा जी हमने आज तक एक भी पोल्यूशन का हमने चालान नहीं किया है। और फिर मैंने उसको साइमल्टेनियसली ये भी पूछा आपने कितनी सरकारी गाड़ियों का चालान किया। उन्होंने कहा जी कोई शून्य, मतलब सूचना शून्य समझी जाए। तो इसका मतलब कि, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि सरकारी गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन आप हरियाणा रोडवेज की बसेस देख लीजिए, DTC की देख लीजिए, इंटरस्टेट बसेस देख लीजिए, इतना धुआं वो छोड़ती हैं। तो अब क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी है। राज्य सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, कितना वो मुश्किलात हैं आने वाले समय में। उसके साथ साथ क्या लोगों की जागरूकता, यानी कि हमारी और आपकी जो जागरूकता है, इसको शामिल करके हम क्या वायु प्रदूषण से पर अंकुश लगा सकते हैं? ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी सामने निकल करके आई है वो काफी चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो ईंट भट्टे हैं वो लगातार चल रहे हैं। और उनको सबसे खास बात है कि जो RTI से पता चला है कि उनको पर्यावरण विभाग से NOC भी नहीं, उसके बाद भी वो ईंट भट्टे लगातार चल रहे हैं। और जो ईंट भट्टे के जो मानक तय किए गए हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं। CK वार्षण साहब, आपको क्या लगता है, जो WHO की जो रिपोर्ट आई है पिछले सप्ताह,
काफी चौंकाने वाली है। उसमें यह कहा गया है कि विश्व के 20 टॉप शहरों में से 10 शहर भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं और 10 में से भी 4 शहर, चाहे वो ग्वालियर हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की संख्या में। कितना चौंकाने वाली रिपोर्ट है ये? देखिए, जो WHO की जो अभी 2016 में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और बहुत डराने वाली भी है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि 90% लोग विश्व के गंदी हवा में सांस लेते हैं। तो ऐसा चल नहीं सकता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें वायु प्रदूषण के बारे में अपने आप को थोड़ा सा और जागृत करना पड़ेगा और उसके साथ में हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी प्रदूषण की मात्रा और क्रियाओं को हम कम करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके साथ साथ एक जो उन्होंने खास बात बताई है कि जो साउथ एशिया के देश हैं वहां पर जितना लोगों की मृत्यु होती है प्रदूषण के कारण, एक तो यह है कि प्रदूषण के कारण जो बनी हुई ऑलरेडी बीमारियां होती हैं बदन के अंदर, उनका और उत्तेजना हो जाती है, वो और उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनका और प्रकोप बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कई सारी सांस की बीमारियां होती हैं जो कि हमारे फेफड़ों में खून की सफाई में बहुत कमी कर देती हैं, जिससे कि सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ता है। खास तौर से बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इनका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग, जिनको हम कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ हो जाती हैं, और भारतवर्ष में भी करीब करीब 80 लाख लोग इससे प्रदूषण होते हैं। तो ये जो एक है कि जिसकी वजह से कि प्रीमेच्योर डेथ होती है, तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर डेथ नहीं भी हो तो काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इससे मिलियंस ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द लेबर आर ऑल्सो गोइंग वेस्ट। तो एक अभी साथ साथ वर्ल्ड बैंक की भी 2016 की रिपोर्ट आई है जिसमें कि आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया है कि किस प्रकार प्रदूषण से आर्थिक नुकसान होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जीडीपी का करीब करीब 7 से 8% कभी कभी और किन्हीं देशों में नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक रूप से, सेहत के रूप से और सामाजिक रहन सहन और हमारी स्वास्थ्य की वजह से। बिल्कुल सही करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो वायु प्रदूषण कितना ज्यादा नुकसानदायक है बच्चों पर, महिलाओं पर या बुजुर्गों पर? अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो क्या कहना है आपका? मैं ऐसा मानता हूं कि प्रदूषण में जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे कण रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये एक तरह से टॉक्सिक या विषाणु पदार्थ होते हैं, और ये जो पदार्थ प्रदूषण में पाए जाते हैं ये फ्री रेडिकल से भरपूर होते हैं, और इनके लेने से, ग्रहण करने से बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को या बुजुर्गों को, क्योंकि संभवतः इन सब लोगों में जो इम्यूनिटी लेवल है वो थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है अगर हम इसकी तुलना करें किसी एक स्वस्थ जवान आदमी से। तो ऐसे इन समूह में इन पदार्थों के लेने से इन लोगों में, क्योंकि इनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो इन लोगों को इससे ग्रसित होने का जो अनुमान होता है वो ज़्यादा रहता है। जी अजीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे बदलाव आएगा वायु प्रदूषण में? आम जन सहभागिता जो है वो कितनी जरूरी है? क्या उससे कुछ बदलाव आएगा कि अगर हम वृक्षारोपण ज्यादा करें, जो संसाधन है या गाड़ियां जो चलती हैं, व्हीकल जो चलती हैं, उनका कम प्रयोग करें, अगर हम जो वातानुकूलित घर की बात करते हैं, हर कमरे में लोग AC लगा के रखते हैं और बिना जरूरत के भी चलते रहते हैं, तो क्या इस पर अंकुश लगाने की अगर लगे तो क्या हम पर्यावरण को बचा सकते हैं? देखिए जी, बहुत जरूरी है। जैसे ऑड इवन का स्कीम चली, उससे जैसे कुछ पता लगा कि कुछ फर्क पड़ा जी। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है। हम डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हमने पूछते हैं कितने भट्टे लगे हैं, कहते हैं हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री में नहीं आते हैं ये, वो डेफिनेशन वो इंडस्ट्री में भट्टा आता ही नहीं है। और आप तो भट्टों की बात कर रहे हैं, आप देखिए अभी अब सीजन आ रहा है, विंटर सीजन शुरू होने वाला है, जितना गन्ने का गुड़ बनता है उसमें कितना प्रदूषण होता है। बिल्कुल। वो भट्टियां चलती हैं, वो सूखे गन्ने जलाते हैं, क्या क्या चीज जलाते हैं। हम भट्टों की तरफ ही ना देखते हुए
हमें इसका मतलब इसका एक ही तरीका है कि जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का निर्माण मैक्सिमम किया जाए, ये भट्टों का थोड़ा सा इनको रेगुलेट किया जाए कि भाई आप इतना कितना बनाते हैं कितना नहीं बनाते हैं। जैसे आर्किटेक्ट्स को सजेस्ट करना चाहिए कि आप ब्रिक्स की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज करें। अब जैसे सीएनजी का शुरुआत हुई गाड़ियों में, उससे काफी फर्क पड़ा। अब सीएनजी कई जगह पे तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सी के वार्ष्णेय साहब, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 80% शहरी क्षेत्र में ज्यादातर से लोग प्रदूषित हवा लेते हैं, तो क्या गांव के हालात अच्छे हैं शहरों की अपेक्षा? देखिए, मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट को हमें थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा जी। पहली बात तो यह है कि जो प्रदूषण के आंकड़े आते हैं वो सिर्फ अर्बन एनवायरनमेंट और शहरी वातावरण के होते हैं जी। क्योंकि जो हमारा प्रदूषण नापने का जो नेटवर्क है वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। गांव और देहात और जंगलों की तरफ तो हमने प्रदूषण और उसकी मात्रा की नापने का जो नेटवर्क है वो है ही नहीं। तो इस तरीके से जो प्रदूषण जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि दिस रिपोर्ट डील्स ओनली विद अर्बन पोल्यूशन। सवाल ये है कि वायुमंडल में कहीं एक जगह आप प्रदूषण को रोक के नहीं रख सकते हैं। हवा के साथ प्रदूषण आगे पीछे जाता है और बड़ी तेजी से जाता है। तो हमारे जो देहात के और जो हमारे जंगल के जो वातावरण है वहाँ पे भी पोल्यूशन की मात्रा बहुत अधिक है। और आप देखते हैं कि जब ट्रेन किसी जंगल की तरफ से होकर जाती है तो सर्दी के दिनों में आप देखते हैं कि सारी तरफ एक नीले नीले रंग की आच्छादित छतरी जैसी रहती है और चारों तरफ वातावरण रहता है। तो ये सब प्रदूषण का द्योतक है। और इसकी वजह से जब आप हिल स्टेशन पे भी जाते हैं सर्दी के दिनों में तो आपको नीली नीली एक वो नजर आती है सारा वायुमंडल। तो इन सब की वजह से एक खास बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पेड़ पौधों की हमने कटाई की है तो उसकी वजह से जो भवन निर्माण होता है और उसके साथ साथ जो हमारी खदानें हैं वहाँ पर जिस तरीके से हम मिट्टी को खोदते हैं और उस तरीके से ओवरबर्डन को रखते हैं तो उस सब से हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल जाते हैं जिनको हम कहते हैं 2.5 PM 2.5। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि सीधे हमारे गले से होते हुए ये हमारे फेफड़े की जो एल्वोलाई है उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं और इट इज़ ओनली ए वन वे जर्नी। तो इस तरीके से हमारी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है जिसको हम लंग फंक्शन कहते हैं उसके अंदर बहुत क्षति होती रहती है। और इस क्षति होने के कारण शरीर के अंदर उतनी ऊर्जा भी नहीं रहती, शक्ति भी नहीं रहती। और हमारे साथ में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बड़े तेजी से प्रहार करते हैं जिसकी वजह से कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लंग्स की और जो हमारे सेल्स की वॉल्स होती हैं उनके ऊपर आघात होता है और उनके अंदर जिसको हम कहते हैं एक तरीके से इरोजन होने लगता है। सी के वार्ष्णेय साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है 1981 में जो बना था, क्या इसको और मजबूत करने की जरूरत है या फिर मजबूत है लेकिन सही तरीके से इसका पालन नहीं हो पा रहा है? कई ढेर सारे नियम है कि औद्योगिक इकाइयों में जांच की जा सकती है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है इसको और मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक कि नियमों का सवाल है तो नियमों की तो कमी नहीं है जी। नियम काफ़ी हैं और मेरे ख्याल से अपने आप में पूरे समृद्ध भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है और जो फिर उसके बाद में निगरानी होती है उसके अंदर इतनी कमी है और इनका इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि अच्छे नियम होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो नतीजे निकलते हैं वो बहुत ही चिंताजनक होते हैं और उनके साथ बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो आवश्यकता यह है कि सबको इसके बारे में सजग रहना चाहिए और इसके बारे में हमको एक नई तरीके से सोच लानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पोल्यूशन की बात होती है तो हम समझते हैं हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं या कोई हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती एक बात थोपी जा रही है। लेकिन हमें अब ये दूसरे तरीके से कैंपेन चलाना पड़ेगा। पोल्यूशन से मुक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा फायदा। तो ये किसी हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे बल्कि हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं और आने वाली संतति के लिए कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है ये भी मांगना गया है कि जो बच्चों का वजन होता है वो जन्म के बाद में पोल्यूशन वाले जगह से उनका वजन कम होता है और अगर बच्चों का वजन जन्म के वक्त में कम होता है तो उनके डेवलपमेंट की भी समस्या आती है और उनके मेंटल कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि पोल्यूशन के बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं और ये समय आ गया है कि अब हमको पोल्यूशन पर आवाज उठाने की जरूरत है, आवाज बहुत तेजी से उठानी चाहिए और हर तरीके से उठानी चाहिए ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। मुकुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण के क्या क्या लक्षण हैं और अगर इनसे कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? हम अगर टीबी की बात करें, अस्थमा है, तो वायु प्रदूषण से कितना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी बीमारियां होने की ज्यादा संभावना रहती है?
वायु प्रदूषण से जो बीमारियां सबसे ज़्यादा, जैसा कि अभी तक हमने चर्चा की है, जो सबसे ससेप्टिबल ऑर्गन या जो अंग शरीर का जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है वो है फेफड़े, क्योंकि फेफड़ों का ही काम होता है कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें। तो जो तमाम बीमारियां जिनका मैंने आपको उल्लेख किया, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस और कुछ ऑक्यूपेशनल बीमारियां जैसे कि एंथ्राकोसिस, कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, बिसिनोसिस, ये सारी तमाम बीमारियां पर जो एक और मुख्य बीमारी मैंने पहले नहीं चर्चा की, वो है लंग कैंसर। सो कई ऐसे पदार्थ प्रदूषण में पाए जाते हैं जो कि हमारे फेफड़ों को इस कदर प्रभावित करते हैं कि उनसे उनको कैंसर हो जाता है, कर्क रोग हो जाता है और वो कई बार जानलेवा सिद्ध होता है। इन बीमारियों का सबसे बड़ा ये जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि आदमी काफ़ी जल्दी थकान महसूस करने लगता है और उसका जो कई बार हमने देखा है कि उसका जो सैचुरेशन ऑक्सीजन जो कंटेंट उसका कंटेंट है शरीर ब्लड रक्त में वो भी कम हो जाता है। तो जब ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं तो इनके एक्सरेस करने पे भी, जब हम छाती का एक्सरे करते हैं तो उसमें भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों से बिल्कुल संक्षिप्त में अंत में जानना चाहूंगा कि सुधार कैसे होगा, क्या लोगों की जागरूकता की जरूरी है या फिर जो सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, उसको और सजगता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड भी बना है लेकिन कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं हो। बहुत संक्षिप्त में असीम टकैत जी आपसे। देखिए जी, इसमें तो बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम पोल्यूशन कई प्रकार का है, जैसे गवर्नमेंट ने सिगरेट पीना बैन किया ऑफिस के अंदर, ऐसे कई चीज़ें हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ज़्यादा ठीक समझते हैं कि लंग कैंसर हो गया, लोग कहते हैं जी आप धूम्रपान करते हैं तो आपको इसलिए हो गया, लेकिन कई हद तक ये पोल्यूशन का भी कारण है, लंग्स का बीमारी होना। सख्ती से बरतने की जरूरत है। सीके वार्ष्णेय साहब, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, मैं कहूँगा कि पोल्यूशन के बारे में हमको बहुत जागरूक होना चाहिए। पूरी बात तो यह है कि पाठ्यक्रम के अंदर पोल्यूशन के बारे में विस्तार से वर्णन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये सिर्फ एक सरकार का ही काम नहीं है, जो आस पड़ोस के लोग हैं और जो उनको भी उनको जागरूक होना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ सके कि भाई ये सामाजिक बुराई है और इसको आप बंद कीजिए। तो आजकल चूंकि लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से अवगत नहीं है, उनको ठीक तरीके से पता नहीं कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उन्हीं के ऊपर, तो वो अपने ही पड़ोस में ऐसे भट्टे चलवा देते हैं या ऐसे कारखाने के साथ में वो मिल जाते हैं ताकि वो खुद ही उससे परेशान होते रहते हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण पर आज हमने चर्चा की। जानने खग में सूचना अधिकार कानून से जो जवाब निकल करके आए वो काफी चौंकाने वाले थे, लेकिन आज हमारी चर्चा में आप तीनों मेहमानों ने, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी मुहिम चलाई कि आप अपनी सब्सिडी LPG की छोड़िए। उसका बेसिक कारण यही था, रीजन ये था कि वो चाहते थे कि जो महिलाएं चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन आता है, और देखिए कितने लोगों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है कि इससे भी प्रदूषण में कमी आई है। तो आज हमारा कार्यक्रम जाने का आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226, कॉपर स्मार्ट, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।